नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में कि जो वायुमंडल का जो संगठन है या संरचना है, तो संगठन के बारे में अलग बताया और संरचना के बारे में अपन पढ़ रहे थे। यानी जो वायुमंडल की जो संरचना है वो मुख्य रूप से मैंने आपको बताई थी। वायुमंडल को अपन दो तरीकों से बांट सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था रासायनिक तरीकों से और एक बताया मैंने भौतिक संरचना का। तो भौतिक संरचना में अपन ने पढ़ा था सौभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल। तीन मंडल पढ़े थे, सौभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ेंगे कि जो आयन मंडल है वो क्या होता है या वायुमंडल क्या होता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे अध्ययन। वह रासायनिक दृष्टि से जो मंडलों को बांटा गया है रासायनिक संरचना की दृष्टि से, उन मंडलों के बारे में मैं आपको नाम बताऊंगा और उनके अध्ययन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आयन मंडल होता है। इसका अगर सामान्य रूप से मैं बता दूं तो आयन मंडल का क्या उपयोग है, यानी जो अपन के पृथ्वी तल पर जो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो यंत्र चलते हैं, जैसे अपन कहते हैं टीवी है या जो रेडियो तरंगों के से जैसे मोबाइल फ़ोन है या जो नेटवर्क है, जितने भी जो टावर लगे हुए बड़े बड़े टावर हैं, ये जो रेडियो तरंगे जो पृथ्वी तल से जो रेडियो तरंगे जाती है, यह वापस आयन मंडल से होकर टकरा कर वापस पृथ्वी के धरातल पर आती है, जिनसे हमारे जो मोबाइल फ़ोन वगैरह नेटवर्क वगैरह है वो चलते हैं। तो अपन बात करेंगे और उस जो मंडल है आयन मंडल, उस मंडल में भी वो अलग अलग परतों के रूप में उसको बांट दिया गया है। आयन मंडल को भी अपन मुख्य रूप से चार परतों में पढ़ेंगे, एक डी परत, एक ई परत, एक एफ परत और एक जी परत। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आयन मंडल। आयन मंडल में हमेशा तापमान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जाता है, फिर वापस कम होता नहीं। जैसे अपन इस चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, ये आपका जो चौथा मंडल है, ये वाला, ये आपका क्या कहलाता है, आयन मंडल। और ये ऊपर वाला है आपके बाह्य मंडल या वायुमंडल, सबसे ऊपर वाला बाह्य मंडल। तो देखो, यहाँ जब -80 डिग्री तापमान था मध्य मंडल तक, मध्य मंडल से जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो जैसे जैसे लगातार तापमान बढ़ता जाएगा, फिर वापस कम नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा था सौभ मंडल में, मध्य मंडल में और समताप मंडल में अलग अलग प्रकार से तापमान था, लेकिन इसके बाद में हमेशा तापमान क्या बढ़ता ही जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ -80 डिग्री है, तो यहाँ जैसे 1000 डिग्री के आसपास लगा आपका तापमान हो जाएगा। यहाँ पर इस मंडल में जो यहाँ से पृथ्वी तल से जो रेडियो तरंगे जाती है, ये रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होकर क्या ये वापस पृथ्वी के धरातल पर आएगी और हमारे जो मोबाइल है, टीवी है, नेटवर्क है, रेडियो है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, ये जितने भी चैनल चलते हैं वो सभी यहाँ से जो रेडियो तरंगे है परावर्तित होकर वापस पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती है। तो इनका जो प्रभाव है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस मंडल में हमेशा तापमान क्या हुआ, बढ़ता जाता है। देखो, पृथ्वी द्वारा प्रेषित, यानी पृथ्वी जो इस मंडल में जो रेडियो तरंगे भेजती है, वो प्रेषित रेडियो तरंगों का परावर्तन इस मंडल में होता है। अगली बात, इस मंडल में उपस्थित हवा, इस मंडल जैसे आयन मंडल में जो उपस्थित हवा होती है वो विद्युत आवेशित होती है। यानी जो अपन कहते हैं ना बिजली की जो चमकती वगैरह है, तो उसके यानी यहाँ पर किस प्रकार की होती है, विद्युत आवेशित हवा होती है। इसलिए वायु के कणों के परस्पर जब यहाँ पर विद्युत आवेशित, यहाँ पर जो कण वगैरह होते हैं, विद्युत आवेशित जो वायु होती है, तो यहाँ पर जो वायुमंडल में जो कण विचरण करते हैं वो कण क्या हो जाते हैं, आवेशित कण होते हैं। जब वो कण आपस में या परस्पर जब टकराते हैं तो उनसे क्या बिजली उत्पन्न होती है। अपन क्या कहते हैं, कभी आप जैसे दो तार को आप करंट वाले तार को मिलाते हो तो आपको लाइट सी दिखती है, तो वो यानी स्पर्श करने से, वैसे का वैसा अगर आयन मंडल में देखा जाए तो जो आवेशित कण होते हैं वायुमंडल में, जब वो आपस में परस्पर विचरण करते हैं तो आपस में जहाँ रगड़ खाएंगे, जहाँ पर वहाँ पर क्या होगा, वायु के कणों से विद्युत का विसर्जन होगा, यानी विद्युत निकलेगी, करंट निकलेगा और वहाँ पर जो बिजली की तरह चमकती है, जो विद्युत होते हैं ना, वो जैसे ही आपस में परस्पर रगड़ खाएंगे कण, तो विद्युत उत्सर्जन या अपन कहेंगे वहाँ से चमक पैदा होती है। इस चमक को अपन क्या कहते हैं, ये जो चमक है ना, यहाँ चुंबकीय शक्ति के कारण, यहाँ इस आयन मंडल में चुंबकीय शक्ति के कारण
जो तीव्र चुंबकीय हलचल होती है, यहाँ पर जो चुंबकीय जो मात्रा रहती है, इनके कारण क्या चुंबकीय हलचलें होती रहती है। और जो ये विद्युत आवेशित कण होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है कि जो रेडियो तरंग जो चमक दिखाई देती है, ये जो चमक है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये अलग अलग होती है, जो मैंने आपको बताया। जैसे उत्तरी गोलार्ध में ये जो इसको अपन विशेष चमक यानी जो ज्योति होती है, जो आपको लाइटिंग वगैरह दिखती है इस विद्युत आवेशित कणों के द्वारा, तो जो विशेष प्रकार की जो लाइट या ज्योति होती है उसको अपन उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहते हैं। तो आपको पता है जो उत्तरी गोलार्ध है इसको अपन कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियलिस, अरोरा बोरियालिस, क्या कहते हैं बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और जो नीचे वाला क्षेत्र होता है इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियलिस। ऊपर वाले क्षेत्र में अगर उत्तरी गोलार्ध में कहीं अगर विद्युत आवेशित चमक या जो बिजली चमकती है उसको अपन क्या कहते हैं अरोरा बोरियालिस, क्या कहते हैं अरोरा बोरियालिस। और अगर यही जो बिजली अगर दक्षिणी गोलार्ध में चमक रही होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियलिस। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, जो विद्युत जिसको अपन कुमेर ज्योति और सुमेर ज्योति भी कहते हैं, उनका नाम, उसका ही दूसरा नाम मैंने इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि यही जो ज़्यादातर नाम आपको पूछते हैं इंग्लिश वाले। अरोरा बोरियालिस ऊपर है और ऑस्ट्रियलिस नीचे, ये ध्यान है। ऑस्ट्रेलिया वैसे देश जो महाद्वीप है वो नीचे है, इसलिए आपको ये याद रह जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में बोरियालिस है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर देखो, अब जो ये आयन मंडल है, इस आयन मंडल को अपन 4 परतों में बांट देते हैं। जैसे मैं यहाँ बांट देता हूँ, ये 1, 2, 3 और ये 4। ये जो पहली वाली परत है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ इसका नीचे, ये पहली वाली परत है, इसको अपन कहते हैं डी परत। फिर ये ई, फिर ये एफ, फिर ये जी। ये जो परत है इसके सामने वाली, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। तो देखो ये जो परत, यहाँ से जो रेडियो तरंगे हैं वो इन परतों के माध्यम से रेडियो तरंगे वापस टकरा कर जाती है। अब क्या क्या होता है, जो ये डी तरंग है, इस डी को अपन क्या कहते हैं दीर्घ रेडियो तरंग है। क्या कहते हैं, यहाँ इस डी का मतलब है दीर्घ यानी बड़ी, दीर्घ। और इस ई का मतलब होता है लघु, क्या होता है, इसको अपन कहते हैं मध्यम रेडियो तरंगे, और इसको अपन कहते हैं लघु, और इसको अपन कहते हैं गुरुत्वीय, यानी जो आपके उपग्रह वगैरह होते हैं, वो उपग्रह वगैरह होते हैं उनको अपन ये कहते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि लघु, मध्य, पहले होता है दीर्घ, मध्य, लघु और गुरुत्वीय तवर। ये 3 जो मुख्य रूप से जो परतें होती है, लेयर होती है, इन लेयर से जो अलग अलग प्रकार की जो दीर्घ तरंगे होती है वो डी से टकरा कर जाएगी, मध्यम प्रकार की तरंगे होती है वो ई से टकरा कर जाएगी, छोटी तरंगे होती है वो एफ से टकरा कर जाएगी, और जो उपग्रह वगैरह होते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना उपग्रह, जिसको 3600 से लेकर 36,000 किलोमीटर तक तो उनको क्या स्थापित किया, तो वहाँ से इनको, ये है आपका उपग्रह वाला मंडल, ये वाला। तो यहाँ से जो अपन के भूतुल्य उपग्रह वगैरह है वो यहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये तो हो गए आयन मंडल, जिसको अपन ने 4 परतों के रूप में बांट दिया। और इसी में अपन क्या कहते हैं अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियलिस, जो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। और मुख्य रूप से ध्यान रखना ये है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करता है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा बाह्य मंडल। ये जो आपका ऊपर वाला मंडल है इसको अपन क्या कहते हैं बाह्य मंडल कहते हैं। अब हमेशा तापमान ये वृद्धि ही होता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो तापमान लगभग ऊपर जाएगा तो जितना जितना ऊपर जाते हैं वो तापमान वहाँ बढ़ेगा। जैसे यहाँ जो तापमान बढ़ रहा है उनके लिए जो गैसें को कुछ गैसें हैं जो उत्तरदायी हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये जो गैसें हैं अलग अलग रूप में यहाँ पर पाई जाती है, यानी जो गैसें वगैरह होती हैं वो यहाँ पर इनको क्या करती हैं, यहाँ पाई जाती हैं, और यहाँ इससे बाद में हमेशा तापमान बढ़ता जाएगा। तो ये हो गए अपन ने पढ़ा कि भौतिक संरचना की दृष्टि से, अपन ने पढ़ा कि भौतिक संरचना की दृष्टि से जो जो वायुमंडल है उसको अपन ने 5 भागों में बांटा था। सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और चौथा आपके आ जाएगा आयन मंडल, और 5वां आपके आएगा बाह्य मंडल। और इन सब की अपन ने अलग अलग रूप से विशेषता बताई।
अब अपन बात करते हैं रासायनिक दृष्टि से इन मंडलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अपन बात करते हैं कि रासायनिक दृष्टि से, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो आपके मंडल है, देखो यहाँ लिखा हुआ, जैसे ये जो ऊपर वाले जो 3 मंडल है, इसको अपन रासायनिक दृष्टि से पहले वायुमंडल को 2 भागों में बांटते। एक तो सम मंडल होता है और एक विषम मंडल होता है। यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है सम मंडल और दूसरा होता है आपके विषम मंडल। क्या होता है? विषम मंडल। ये 2 मंडल होते हैं। रासायनिक दृष्टि से 2 मंडल होते हैं, सम मंडल और विषम मंडल। सम का मतलब लगभग तापमान समान रहेगा और विषम का मतलब हमेशा परिवर्तित रहेगा। यहाँ पर जो क्रिया वगैरह होती है रासायनिक दृष्टि से ये अलग अलग रहेगी, इसलिए इसका नाम विषम है। फिर अपन बात करते हैं जो ये सम मंडल होता है, ये सम मंडल मतलब शोभ मंडल, ये पहला भाग शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों से मिलकर कौन सा मंडल बनता है? सम मंडल बनता है। इन तीनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? सम मंडल कहते हैं। शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों को मिलाकर जिस मंडल का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सम मंडल कहते हैं। और यहाँ पर जो गैसें वगैरह होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सम मंडल में जो मुख्य रूप से जो गैसें होगी वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगी। कौन सी गैसें होगी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको पता वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08% और ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में 20.94%। तो ये दोनों गैसें हैं सम मंडल में सर्वाधिक पाई जाएगी और लगभग ये 90 किलोमीटर तक इसका जो घनत्व है वो अधिक रहेगा इन गैसों का। ये जो गैसें हैं सम मंडल में लगभग 90 किलोमीटर तक ये इस प्रकार से पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं विषम मंडल। अब विषम मंडल में किस प्रकार से? विषम मंडल में जैसे आयन मंडल आ जाएगा चौथा और 5वां आ जाएगा वायुमंडल। तो इसको अपन क्या कहते हैं कि ये चौथा और प्लस 5वां ये दोनों को मिलाकर बन जाएगा, यानी आयन मंडल और वायुमंडल को मिलाकर अपन उसको क्या कहते हैं? विषम मंडल कहते हैं। और इसका हमेशा जो तापमान है वो हमेशा विषम मंडल का उच्च रहेगा। क्या रहेगा? तापमान उच्च रहेगा। यहाँ पर जो गैसों की जो मात्रा है वो अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर हीलियम और यहाँ पर हाइड्रोजन, इन गैसों की जो मात्रा है अलग अलग किलोमीटर में अलग अलग पाई जाए। जैसे देखो नाइट्रोजन आपकी 20 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है नाइट्रोजन। और ये ऑक्सीजन है, ये आपकी कहाँ तक पाई जाएगी? 200 किलोमीटर तक, 20 से लेकर 200 किलोमीटर। फिर ये पाई जाएगी ऑक्सीजन 200 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 200 से लेकर 1100 किलोमीटर। फिर अपन पढ़ेंगे हीलियम, ये 1100 किलोमीटर से लेकर ये 3500 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। 1100 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर के मध्य। और हाइड्रोजन है जो 3500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर, या अपन ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो वायुमंडल होता है वह हाइड्रोजन 10,000 से अधिक किलोमीटर तक पाई जाती है, 1000 से लेकर 10,000। तो अपन ने ये पढ़ लिया मुख्य रूप से कि विषम मंडल को भी अपन क्या कहते हैं। यहाँ पर जो गैसों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होगा। जो नाइट्रोजन गैस है वो 20 से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और ऑक्सीजन है 200 से लेकर 1100 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और हीलियम गैस है वो 1100 से लेकर लगभग 3500 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है और हाइड्रोजन गैस है वो 3500 से लेकर लगभग 10,000 तक अपन कह सकते हैं बाह्य मंडल तक उसका जो विस्तार है, उसकी जो अधिक सघनता है वो यहाँ पर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सूर्य है, और ये जो सूर्य है ना, इस सूर्य के अंदर 2 गैसें पाई जाती है मुख्य रूप से, 2 गैसें। एक पाई जाती है आपकी हीलियम और एक पाई जाती है आपकी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस है ना, ये सूर्य में अधिक पाई जाती है। हाइड्रोजन लगभग 80% के आसपास पाई जाती है और लगभग ये 20% अपन कह सकते हैं 20% के आसपास लगभग हीलियम गैस पाई जाती है। तो जो सूर्य है उसमें ये दोनों गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी है सूर्य के निर्माण में, सूर्य की जो संरचना है उसमें। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से कि रासायनिक जो दृष्टिकोण है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से जो शोभ मंडल, समताप मंडल, इसको अपन अलग अलग भागों में पढ़ा था। तो अपन ने रासायनिक दृष्टि से 2 प्रकार पढ़े थे, एक सम मंडल होता है और एक समताप मंडल। सम मंडल में मैंने आपको 3 मंडल बताए थे जो नीचे वाले से, पृथ्वी के धरातल से, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल।
और ऊपर वाले दो मैंने आयन मंडल और बरीय मंडल बताए थे विषम मंडल में, और उनके गैसों का वर्गीकरण उनका अपन ने अध्ययन किया था। थैंक यू।